friends, the topic is filing of form 6 ITR 6 and 7. So this is the disclaimer which we as an auditor or we have to give. So this is an final disclaimer. अब आइए कि जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद आपने देखा होगा कि कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये क्या कैटेगरी, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स बात करेंगे। मेरे ख्याल से हमारा भी यही इंटेंशन है कि जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती कहाँ पर हम लोग जो है तकलीफें हो जाती हमको, और व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ टू ओवरकम दिस थिंग्स। तो जब तक कि वो तकलीफें कहाँ हैं, क्यों हैं, ये अगर नहीं मालूम होगा तो उसके सॉल्यूशंस जो है हम जल्दी नहीं निकाल पाते हैं। तो देखिए कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट्स में क्या है, ITR 6 के लिए एक कैटेगरी, उसमें देखिए 3 कैटेगरी है। ए है, अगर वो कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट ए है तो रिटर्न विल नॉट बी अलाउड टू बी अपलोडेड, एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड, अगर ए कैटेगरी में है। तो ए कैटेगरी में सर ये कितने रूल होंगे, ये जो वैलिडेशन रूल्स, ये कितने रूल होंगे, ज्यादा नहीं है, 759 है। मतलब द रिटर्न विल पास, जब ये प्रोसेसिंग होता है तो द रिटर्न विल पास ऑल द 759 रूल्स एंड देयर आफ्टर इट विल बी ओके। अगर वो कहीं पर रुक गया तो फिर आपको जो एरर मैसेज आएगा, या उसके बाद आपको 139(9) का या जो भी एक नोटिस इंटीमेशन आना है। तो ये हमको जानना है। बी में जो है, अगर कैटेगरी बी है, रिटर्न डाटा विल बी अलाउड टू बी अपलोडेड बट द टैक्स पेयर विल बी गेटिंग 139(9), या ये सब अप्रोप्रिएट नोटिस आएंगे। इसमें जो है 8 तरह के आइटम हैं। इसके बाद जो है, अगर कैटेगरी डी है तो रिटर्न डाटा विल बी अलाउड टू बी अपलोडेड बट द टैक्स पेयर अपलोडिंग द रिटर्न विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ some of the deductions or claim not to be allowed or entertained unless the return is accompanied by the respective claim forms or particulars। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हम लोग जो फाइल करते हैं उसके साथ कुछ सपोर्टिंग अलग से और भी कुछ हम लोग को फाइल करना होता है। अगर वो छूट गया है तो फिर उसके कारण से भी रुक जाता है। तो ये भी हम लोगों को जरा सा ध्यान करना है। तो ये 3 तरह के इसमें है। इसके अलावा ये भी 24 तरह के आइटम है। दिस इज फॉर ITR 6, ठीक है। अब इसके साथ एक एनेक्चर 1 भी है, जिसका कि कुछ फील्ड जो है, ये फील्ड शुड बी टैलीड विथ करस्पॉन्डिंग अमाउंट मेंशन इन द करस्पॉन्डिंग फील्ड ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 3CD। तो ये देखिए मैंने करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग 2 जगह लिखा, ये पूरी मैपिंग है। ये जो है पूरी मैपिंग हो रखी है कि 3CD के साथ आपका फॉर्म 6 या फॉर्म जो है इवन 5, इवन फॉर्म 3, इन सब की आपस की मैपिंग की हुई है। अगर वो मैपिंग के साथ वो मैच करेगा तो आपका प्रोसेस थ्रू होता है, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं जो है एरर मैसेज ये देता है। तो सर ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो मैंने बताया 759, और ये कहां से आता है, वेयर फ्रॉम दिस कम्स, आप लोग कोई भी बता पाएंगे सर? ये जो मैंने अभी बताया ये कहां से आता है, मैंने वेयर फ्रॉम वी विल फाइंड, ITR 6 में लिखा है क्या, ये कहां से आता है ये सारी चीजें। ये 12 पेज का है, ये करीब, ये जो आपको एनेक्चर ये बताया, मतलब जो मैपिंग है ये 12 पेज के कम से कम है, और एक पेज में कम से कम 25-30 एंट्री से ज्यादा है। दिस कम्स फ्रॉम वैलिडेशन रूल्स। तो ये वैलिडेशन रूल मेरे ख्याल से आप लोग ने, किसी ने भी ये वैलिडेशन रूल खोल के पढ़ा है, देखा है? एनीवन? हाँ, नहीं देखा सर। और इसको एक बार हमारी ऑफिस में हम लोग किसी भी अपने जो है सबॉर्डिनेट्स स्टाफ है, हम अगर पढ़ सके तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मान लीजिए हमको समय नहीं भी मिलता है तो किसी से कहें तो आपका जो है 70 to 80% जो है, ये जो एरर्स हो जाती हैं, ये हो जाता है, ये सब इट कैन बी अवॉइडेड। तो ये देखिए 90 पेज का, करीब 89 पेजेस का ITR 6 के लिए है। बिल्कुल साइट में है सर। हाँ, और इनकम टैक्स का साइट में है वो, gov.in वाला जो incometax.gov.in में वहाँ है। अगर संभव होगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा, आई विल सेंड टू इट, ठीक है, मैं भेज दूंगा ये सारा। फ्रॉम 1 to 7 ये हमारे सातों फॉर्म्स के वैलिडेशन रूल्स हैं, ठीक है। ये भी सारा अगर संभव होगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसी तरह से अब हमारा जो ये है, इसमें भी ITR 7 के लिए भी कैटेगरी ये है जो दोनों में बराबर है।
इसमें भी 594 आइटम्स है ITR 7 के लिए। कैटेगरी बी में थोड़ा वेरिएशन है, इसमें भी आपको जो है ये कम्युनिकेशन मिलेगा, रिटर्न डाटा विल अलाउड टू बी अपलोडेड बट द टैक्स पेयर अपलोडिंग द रिटर्न विल बी इन्फॉर्म्ड पॉसिबल डिफेक्ट 139(9) की इसमें नोटिस आएगी। इसके बाद इसमें 25 आइटम है, इसके साथ इसमें जो है एनेक्स्चर 1 है। तो ITR 7 देखिए बेसिकली जो है ट्रस्ट या इन सब से रिलेटेड है। तो इसमें जो है इसका मैपिंग वो 3CD से नहीं हो करके इसका मैपिंग 10B और 10B भी ऑडिट रिपोर्ट उसके साथ है। लेकिन यहां मैं एक पॉज भी कर रहा हूं, अगर आपका टैक्स ऑडिट भी एप्लीकेबल है ट्रस्ट में तो वो उसका 3CD का भी इम्पैक्ट लेता है वहां पर, ये भी बता देता हूं आपको। क्योंकि रिटर्न में जब आप भरते हैं तो वहां पर हो सकता है कि यू मे बी हैविंग सम बिजनेस इनकम, ठीक है, और वो उसका अगर टैक्स ऑडिट होता हो तो वो भी 3CD भी आ सकता है। मतलब ट्रस्ट है तो उसमें 3CD नहीं आएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड। तो इसके भी क्या है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट का बिजनेस है तो ये तो आएगा। अच्छा अब इसको देखिए, ये भी 4+7 है, तो ये मैंने 4 और 7 क्यों लिखा, बुक्स ऑफ अकाउंट। नहीं वो देखिए दिस विल डिफर फ्रॉम केस टू केस, आप उसका ऐसा कोई जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ट्रस्ट के बारे में समझ लीजिए आप, सबसे पहले हमारी गलतियां कहाँ हो जाती है। देखिए ट्रस्ट जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस ट्रस्ट का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट का। तो चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या है कि देयर आर 7 आइटम्स अंडर विच चैरिटीज हैज बीन टेकन। तो 6 तो जनरल आइटम्स है, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह वगैरह, मोनूमेंट्स वगैरह, और ये सारा ये सब लेकर के 6 आइटम तो वो है। 7वां आइटम है कि आपका जनरल पब्लिक यूटिलिटी का एक आइटम है, ठीक है। तो ये 7 आइटम है। तो सबसे पहले क्या है कि आपने भी जैसे कहा, तो मेन ऑब्जेक्ट जो है इस ट्रस्ट का या सोसाइटी हो चाहे जो भी आप फॉर्म हो, उसका ये ऑब्जेक्ट इन सातों में से एक होना चाहिए पक्का। अगर इन सातों में एक नहीं है तो आपको पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया है रजिस्ट्रेशन एंड इफ यू आर नॉट कैरिंग ऑन इट, तो फिर आपका वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। बट देन एज बिकॉज यू आर ए ट्रस्ट, तो ऐसा नहीं कि यू कैन नॉट कैरी ऑन बिजनेस, तो उसमें वो सारा परमिसिबल सारा दिया हुआ है। उसमें एक तो है कि अगर आप 7th लिम में जाते हैं, एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो उसमें अगर आप जो एक्टिविटी कैरी ऑन करते हैं उसको कैरी ऑन करने में अगर कोई इंसिडेंटल बिजनेस आ जाता है तो यू कैन वेरी वेल कैरी ऑन। और उस इंसिडेंटल बिजनेस में लेकिन उन्होंने कहा है कि जो ग्रॉस रिसीट है और इस बिजनेस से जो आपको रिसीट होती है दैट मस्ट नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल रिसीट, वो ये बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि कोई कारण से आपकी ऐसी कोई बिजनेस एक्टिविटी या उसमें है, तो इसका मतलब नहीं कि वो आप बंद कर दें। अगर वो परमिसिबल है और वो सब आप उसको प्रॉपरली कर रहे हैं, सो देन यू कैन गो ऑन, उसको आपने पूरा सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा का पूरा मेंटेन कीजिए, उसका ऑडिट वगैरह कराइए, उसका जो भी ड्यू इनकम टैक्स बनता है वो इनकम टैक्स पेमेंट कीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। बिकॉज दैट इज वन ऑफ योर विंग, आपका ट्रस्ट का वो प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, तो वो बिजनेस आपका। तो इसीलिए जो आप बोल रहे हैं वो केस टू केस पे डिपेंड करेगा। नहीं नहीं, 3CD एप्लीकेबल होगा तो होगा, 3CD अगर एप्लीकेबल नहीं होगा तो आपका अलग बुक्स ऑफ अकाउंट, अलग ऑडिटिंग का जो होना है, नॉर्मल जो होना है वही होगा, ठीक है। नहीं वो डिपेंड करेगा, टैक्स ऑडिट अगर होगा तो होगा, नहीं तो ट्रस्ट का ऑडिट अगर एप्लीकेबल होगा, 10B भी एप्लीकेबल होगा तो वो होगा आपका, 10B एप्लीकेबल हो तो वो होगा। आपका जो एंसिलरी, आपका जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट एज सच का भी ऑडिट होगी, 10B में होगी। फिर उसके बाद अगर आपका ये जरूरत पड़ेगी तो आपका उसका अलग भी बिजनेस अगर है तो उसके भी हो सकता है, और एंसिलरी होगा विद इन होगा तो इसी में भी कवर हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं 3CD अगर जरूरत पड़ेगी तो 3CD आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब देखिए जो ITR 6 में, ठीक है, ITR 6 में देखिए रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। एक LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, एक हुआ है। टैक्स ऑन एक्रिटेड इनकम जो 115 TD, ये भी इसमें एप्लीकेबल हुआ है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम,
इसके बारे में भी जो है अब हम लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी कैपिटल गेन में, ठीक है। समय अगर मिलेगा तो मैं इसको डिटेल में भी बात कर लूंगा, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दिया जाता है 80GGC, तो ये भी जो है ये नए ये सारे चेंजेस हुए हैं। इसके बाद आपका चेंज है स्टार्टअप डिडक्शंस 80IAC, इसके बारे में भी इसमें चेंजेस हुआ है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो IFSC का 80LA जो है, इसके बारे में भी ये नए एडिशन हुए हैं, इसके बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। इसके बाद आया 43BH MSME, जिसको लेकर के हमारे मेरे ख्याल से लास्ट 4-5 महीने तक बहुत हल्ला हुआ है, और अगर समय मिलेगा तो इसके बारे में अगर डिटेल डिस्कशन कर पाएंगे, समय परमिट करेगा तो इसके जो इंटरकेसेस वो भी मैं अगर संभव होगा तो करूंगा, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है 115BBJ, इसके बारे में भी रिपोर्टिंग जो है आपका ITR 6 में स्पेसिफिकली दे आर आस्किंग फॉर इट, ठीक है। इसके बाद जो डिविडेंड इनकम फ्रॉम IFSC यूनिट्स जो है उसका भी जो शेड्यूल OS में इसको अलग से यहाँ पर जो है वो रेट को कम कर दिया था, रिड्यूस टैक्स रेट अब 20 से 10% हो गई, तो इसको भी यहाँ पर जो है अलग से दिखाना है। नाउ ड्यू डेट फॉर रिटर्न फाइलिंग, तो इसको भी जो है अब पहले देखिए आप ध्यान कीजिए, रिटर्न में कभी भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग नहीं पूछता था, लेकिन अब हमारे काफी रिटर्न्स में जो है ड्यू डेट 6 में भी है, 7 में भी है, 5 उधर भी है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या होगी अपनी 6 में, ITR 6 में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या होगी? हाँ, 31 अक्टूबर। आप बोलिए 31 अक्टूबर, इसके अलावा और कोई डेट हो सकती है? हाँ, और व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ITR 6? 31 अक्टूबर। और कुछ मैडम? हाँ, राइट। अगर टीपी ट्रांसफर प्राइसिंग अगर उसमें एप्लीकेबल होगा, सो दैट कैन इवन बी 30 नवंबर। तो ड्रॉप डाउन बॉक्स में दोनों डेट दिया हुआ है, ठीक है। ड्रॉप डाउन ऑडिट रिपोर्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर इन यूडिन। अब इसके बाद एक और उसमें नया फीचर ऐड हुआ है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जो ऑडिट रिपोर्ट जो अपलोड होती है, ऑडिट रिपोर्ट अगर आपकी है तो वो 30 सितंबर तक नॉर्मली ऑडिट हो जानी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन दिस। तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है अब वो इनकम टैक्स रिटर्न में वहां डालना पड़ेगा। उसके बाद जो उसके जो करस्पॉन्डिंग यूडिन है उस यूडिन को भी इसमें डालना पड़ेगा। तो इसमें एक बात फिर हम लोग को ध्यान करनी पड़ेगी कि अभी भी जो बात हो रही थी कि भाई यूडिन मेरा मैंने काम किया और काम करने के बाद यूडिन कैन बी जनरेटेड अप टू नेक्स्ट 60 डेज, लेकिन हम एज एन ऑडिटर हम लोग को अब ये ध्यान रखना पड़ेगा 60 डेज को भूल जाना पड़ेगा। किस लिए मैं बोल रहा हूं कि बिकॉज हो सकता है कि हम जा करके 29 तारीख तक साइन करें, 29 सितंबर तक साइन किए, जो कि कई बार हमारे क्लाइंट मेहरबान होते हैं जो आकर के आपको लास्ट वीक में ही ज्यादा करके तंग करते हैं। तो आपने 29 सितंबर किया, फिर उसके बाद जो है डेट ऑफ साइनिंग की जो 29 सितंबर, वेरी वेल विद इन ड्यू डेट आपने अपलोड भी कर दी। अब आप सोचेंगे मेरा ऑफिस का स्टाफ बोलेगा, ठीक है ना, पॉल्टू जो मेरा ऑफिस का स्टाफ है, सर कोई दिक्कत नहीं है 60 दिन में तो करना है, कोरे कोरे दबा जावे। लेकिन मेरे को बोलना पड़ेगा अरे बाप जी तुमको 31 अक्टूबर के पहले यूडिन जनरेट करना ही पड़ेगा। किस लिए करना पड़ेगा कि जब तक मैं यूडिन जनरेट नहीं करूंगा तो मेरा क्लाइंट रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। तो वो 60 दिन वाला कंसेप्ट भी भूल जाइए। और इसके बाद मैं और थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इसके बाद जैसे AQMM जो था, तो AQMM जो मालूम है ना कि हम लोगों का जो एक AQMM का भी फ्रेमवर्क है सेल्फ असेसमेंट के लिए। तो AQMM का जो है वर्जन 2, एक सेकंड वर्जन भी ऑलरेडी आ गया है, और उस AQMM वर्जन में जो है एक पॉइंट ये भी दिया जा रहा है कि भाई अगर आपका आपने विद इन 2 वर्किंग डेज के भीतर में अगर आप ये करते हैं इन केसेस में जो रिपोर्टिंग यूडिन जनरेट करते हैं, तो उसके लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसलिए ध्यान, धीरे धीरे वी आर ड्रिफ्टिंग टूवर्ड ये 60 डेज भी जो है 2 वर्किंग डेज की तरफ धीरे धीरे आ जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब आप जो पॉइंट स्कोर करते हैं ना, आपको वहां जो 3 4 कैटेगरी AQMM में दिया हुआ है कि 4 कैटेगरी जो दी हुई है, तो उसमें आपको इतने पॉइंट्स में से कैसे आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं उसमें। और जब पीयर रिव्यू अगर आपके फर्म का जब होता है तो उस केस में जो है पीयर रिव्यूअर भी जो है उसमें आपको ग्रेडिंग दे करके मार्क्स दे करके वो देता है, ठीक है ना। तो क्योंकि समय देखिए बहुत कम है इसलिए मैं बहुत ज्यादा
आपको नहीं ले जा पाऊंगा, एकदम crisp, अच्छा लगा। ठीक है। और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज रिकॉग्निशन, अब इसमें देखिए एक बात और आ गई, अभी एक बहुत चल रहा है, क्योंकि हम लोग क्या है ना, जुगाड़ू हैं। हम लोग क्या जुगाड़ू, मतलब हम लोग को जुगाड़ू बना दिया जाता है। अब आपको जो काफी लोगों को एक ये आता होगा, अरे यार वो सामने वाला तो नहीं दे रहा है, तो अपने तो एक नोट मार के निकल जाते हैं कि भाई ठीक है, वो जो है एमएसएमई का जो सप्लायर है, सप्लायर एमएसएमई में है कि नहीं है, नहीं मालूम है, क्लाइंट भी यार बता नहीं पा रहा है, तो क्या करें, हम एक नोट दे के निकाल दें भाई जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं दिया, ठीक है, वेरी वेल, क्योंकि ये हमारी आदत पड़ी हुई है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जब आप एक क्लाइंट को ये बताएंगे तो क्लाइंट जरूर लेने के लिए बाध्य है। कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। हो सकता है कि जो सप्लायर है, सप्लायर को या तो वो भूल गया हो, या नहीं दे पा रहा है, या वो नहीं बताया। लेकिन ये जो अमेंडमेंट हो गया इनकम टैक्स रिटर्न में, ये अमेंडमेंट अब हो गया कि जो सप्लायर है उसके खुद के रिटर्न में वहां दो कलम डाल दी गई है कि आप अगर एमएसएमई में हैं तो बताइए आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, और अगर रजिस्टर्ड है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह क्या है, ये आपको बताना है। आपका रिटर्न फाइल, क्योंकि आपके जो सप्लायर हैं, तो आप मान के चलेंगे उसमें या तो सारे के सारे इनकम टैक्स फाइलर हैं, कोई इक्का दुक्का कोई इनकम टैक्स फाइलर नहीं है तो एक बात अलग है, अदरवाइज तो आपके जो सप्लायर हैं, आपके जो क्लाइंट के सप्लायर हैं, वो तो जरूर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बताना ही पड़ेगा कि वो एमएसएमई हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताना पड़ेगा। हाँ, इनवॉइसेस में भी, हाँ, तो वो जीएसटी वाले, तो उसमें जो है, तो इस हिसाब से कि मतलब वो जो चल जाता था ना, यार उसने तो नहीं दिया तो हम ये नोट, तो ये जो नोट दे के निकलने वाली प्रथा, मेरे ख्याल से अब अपने को उनको क्लाइंट को बोलना पड़ेगा, देखिए उनसे आपको लेना है, क्योंकि उसको मालूम करना ही है और उसको अपने रिटर्न में बताना ही है, तो इसलिए उसको ही हैज टू आइदर रिप्लाई यस और नो, उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज भी हमारी जानकारी में रहे। इसके बाद जो है, रीजन्स फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी। अब आपको ध्यान है कि अपने जो 44 ए बी में है, 44 ए बी में 5 क्लॉजेस है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब इसके साथ क्या हुआ है कि जो आपका एक चीज और हुआ है कि 3CD में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, हमारे जो यंग मेंबर्स, आप बताइए कुछ चेंजेस रिसेंटली चेंज हुए थे। वी आर डूइंग टैक्स ऑडिट, ठीक है, हाँ। तो अब जो हमने 23 में ऑडिट की थी, अब हम 24 की कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है। तो कोई चेंजेस हुए हैं 3CD में, माने लेट इट बी इंटरेक्टिव, प्लीज प्लीज, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ हुआ है, हाँ। व्हाट आई टेल, 23 हम कर चुके, अब 24 करेंगे, तो 24 जब हम करने जा रहे हैं, तो वेदर देयर इज एनी चेंज इन 3CD कंपेयर टू व्हाट वाज देयर इन 31 मार्च 23, जो मैं 24 का भी करने जाऊंगा, तो इज देयर एनी चेंजेस, हाँ। और चलिए, वन और कोई, और कोई हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सारी जानकारी तो भाई हम तो टैक्स ऑडिट करेंगे, तो हमको तो ये जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, वी विल बी कमिटिंग एरर इन 3CD, वी विल बी कमिटिंग एरर, ठीक है। सर 7 चेंज हुए हैं, 7 चेंजेस हैव बीन मेड, एंड दैट सर्कुलर इज ऑफ आपका 5 मार्च, और 5 मार्च के साथ यू हैव टू रीड इट विथ 19 मार्च। तो ये एमएसएमई तो एक है उसमें से, ठीक है। तो सातों को भी हम लोग को ध्यान में रखना है, और वो जो चेंजेस हुए उसका भी इम्पैक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में आए हैं, वो जो सारे आए हैं उसका इम्पैक्ट भी इस बार जो ITR 6 हो, चाहे वो ITR 7, या जहां जहां उसका टैक्स ऑडिट का इम्प्लीकेशन है, ITR 5 है या 4 है, वो उनका इम्प्लीकेशन आएगा, ठीक है। तो इस बात को हम लोगों को जानना है, ठीक है। देखिए समय मिला तो मैं बताऊंगा, समय मिला तो बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बैठा सकते हैं, आई एम देयर, आप मुझे करेंगे तो मैं आपको 5 घंटे भी कंटिन्यूसली आई कैन डिलीवर इट। ये सारे बुक्स हैं, लेके मैंने विथ आप लोग के आशीर्वाद से, ग्रेस से, मैंने EIRC को ये सौभाग्य मिला था या मौका मिला था, ये सारे बुक्स वगैरह जो है पूरे मेंबर
इसको करने का, स्टडी ग्रुप का। सो आई एम हैविंग एनफ मटेरियल एंड आई कैन एक्सप्लेन, लेकिन ये है बस आप लोग को थोड़ा सा। तो इसी तरह से जो मैंने कहा LI, ITR 7 में भी LEI है, इसमें भी वही ऑडिट एक्नॉलेजमेंट नंबर यूडिन देना है, ITR 7 में भी। इसमें एक शेड्यूल जे है जो कि रिगार्डिंग एप्लीकेशंस मेड फॉर कॉर्पस एंड लोन रिपेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। इसमें जो है ये आपका शेड्यूल जे, इसको भी बड़ी ध्यान से ITR 7 जब भर रहे होते हैं तो इसमें भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि कॉर्पस जो है, कॉर्पस में जो डोनेशन आया, दैट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज इनकम। कॉर्पस डोनेशन सर, नहीं नहीं, अच्छा तो फिर मैं खर्चा करूंगा एप्लीकेशन। यस, मैंने लोन लेकर के खर्चा किया, विल दैट बी एप्लीकेशन? हाँ, क्यों? तो एप्लीकेशन होगा या नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी है, और जब एक बार हम समझ ही जाएंगे उसके बाद जो है ना कोई दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत नहीं। वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हम लोगों को इस तरह से बनाया गया है कि सिर्फ एक बार हमने उस चीज को घुस के देखा नहीं है, एक बार देख के समझ लिया, उसके बाद फिर हमारी मेमोरी में जो है वो ठीक फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि कॉर्पस को जो उन्होंने कर दिया कि जो कॉर्पस डोनेशन जो मिला इट विल नॉट नेवर बी इनकम, लेकिन आप जो उससे कॉर्पस से जो खर्चा करेंगे इट विल नॉट बी एप्लीकेशन, इट इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेशन। ना आपका वो इनकम है, ना आपका एप्लीकेशन है। तो ये इसको करेंगे कैसे? इसके कारण से 10B भी फॉर्म्स वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, ध्यान में आया होगा, वहां इसके लिए शेड्यूल पूरी बना दी है। और शेड्यूल ही नहीं बना के फिर उसके बाद क्या किया, इन्होंने एक ब्रेकअप पीरियड लिया 1 अप्रैल 21। वो 1 अप्रैल 21 से उसमें आपको एक तरह से ओपनिंग बनाना है कि कितना कॉर्पस फंड उस दिन था, उसके बाद से कितने कॉर्पस फंड आपके पास आए, उसमें से कितना खर्चा किया, उसके बाद से कितना बैलेंस बचा। तो ये जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट, एंड दैट रिपोर्टिंग हैज टू बी सर्टिफाइड बाय वी ऑडिटर्स। और उसको जो है आपको इनकम टैक्स का जो फॉर्म है उसमें भी बताना है, और जो आपके 10BB या 10B की रिपोर्ट है उसमें भी बताना है। तो ये जो है आपका शेड्यूल जे में भी उसका रिफ्लेक्शन आता है। उसके बाद अब ऐसा भी है कि मैंने लोन लेकर के जो है एप्लीकेशन कर दिया। कभी कभी होता है भाई मुझे खर्चा करना है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, लोन लिया और कुछ खर्च कर दिया ट्रस्ट में। ठीक है, तो उसमें कब अलाउ हो रहा है? द व्हेन यू आर एक्सपेंडिंग, उस ईयर में अलाउ नहीं हो रहा है। उसमें अलाउ कब होगा? दिस ईयर में आप उस लोन का रिपेमेंट करेंगे। ठीक, जिस ईयर में आप लोन का रिपेमेंट करेंगे उस ईयर में वो अलाउ होगा। सेम द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू रिपे, आपने सेम में किया सेम में अलाउ हो गए। ठीक है, तो द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू रिपे, तो इसलिए जो है उसके चलते भी जो है हमको, ठीक सॉरी, हाँ नॉर्मल कंपनी के ऊपर ही है। ठीक है, बोलिए, 1 मिनट क्या हुआ ये? हाँ बोलिए, ये क्या हुआ, उसको थोड़ा बोलिए ना उसको। हाँ सामने आ जाइए, वो जरा अपने टेक्नीशियन को जरा बोलिए तो, ये करो अटक गया क्या, ये रुक क्यों गया? हाँ, आप क्या बोल रहे थे? ITR 6 कंपनीज के ऊपर ही है, लेकिन ट्रस्ट के लिए जो है, ट्रस्ट वगैरह के लिए कुछ कुछ केस में आपका ITR 5 भी हो सकता है, ITR 7 भी हो सकता है। दैट यू हैव टू, नहीं वो देखिए, ये देखिए स्टक कैसे हो गया थोड़ा सा ये। हाँ आ गया, ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ITR 5 या 7 कैसे जाएगा, वो भी कई क्राइटेरिया है, क्योंकि देखिए इतना समय नहीं हम डिस्कस, लेकिन हाँ 5 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, ITR 6 में जो कंपनी ऑडिट रिपोर्ट का यूज है, इस कंपनी में टैक्स ऑडिट नहीं है, तो इसमें ऑडिट रिपोर्ट जैसे अगर स्टेटमेंट आपका है तो देंगे,
टैक्स ऑडिट नहीं है तो टैक्स ऑडिट नहीं है तो नहीं देना है ना, वो नहीं 44AB का देंगे 44 नहीं देना। 44, क्योंकि ऑडिट जो हो सकता है, ऑडिट कैन बी नॉट ओनली 44AB, ऑडिट कैन बी अंडर एनी अदर सेक्शंस। और चूंकि आप जो है ये क्वेश्चन रेज किए, तो मैं इसमें भी बता दूं कि सपोज यू आर डूइंग टैक्स ऑडिट, आप जब टैक्स ऑडिट कर रहे होते हैं उस समय आपने कुछ रिलाई किया 35AD या 32AD या ऐसे कुछ कुछ हैं जिसके सर्टिफिकेट्स या सेपरेट ऑडिट होती है, उस फिगर्स को लेकर के आपने उनको रिलाई किया है, उस केस में देर इज कॉमन एरर, हम लोग कई गलतियां कर जाते हैं। हम लोग क्या गलतियां कर जाते हैं, वहां पर व्हाट वी हैव रिलाइड ऑन द अदर ऑडिटर्स, उस चीज को हम लोग अपना जो 3CA का है तो उसका जो आपका क्लॉज 3 में या 3CB है तो क्लॉज 5 में वो हम लोग लिखना भूल जाते हैं, वो हमको वो सब भी लिखना चाहिए। ठीक है, अब ITR 7 जब हम करेंगे तो ITR 7 में जो है कई तरह के कुछ जो एक चैलेंजिंग पोजीशन आएगी, इंटर ट्रस्ट, आपने ट्रस्ट से ट्रस्ट को जो दिया वो जो 85%, मेरे ख्याल से शायद कईयों को ये तकलीफ हो रही होगी या मैक्सिमम को तकलीफ हो रही होगी, मैक्सिमम को तकलीफ हो गई। ठीक है ना, इंटर चैरिटी जो है, तो इस इंटर चैरिटी के बारे में भी बात करेंगे। DTC से कल भी जो है कल नहीं, आज ही तो सोमवार है ना, आज भी एक रिप्रेजेंटेशन गया है ऑन अदर मैटर्स, और इसके बारे में भी जो है मेरे ख्याल से कल जो है ये चला जाएगा, इसके बारे में भी कुछ, इसके बारे में अपने बात करेंगे। ये देखिए मैंने जो कहा है 85% ही होगा, 85% ही होगा, बताऊंगा मैं आपको, बताता हूँ। ये देखिए मैं जो बोल रहा था एक्नॉलेजमेंट नंबर और यूडिन, तो ITR 3567, इसमें आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी देना है ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट और यूडिन भी देना है। ठीक है, अब ये देखिए नीचे में जो है ये येलो जो आप देख रहे हैं ITR फॉर्म में इस तरह से ये मांगता है। ठीक है, इस तरह से आप इसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है, यूडिन देना है, और ये ऑडिट जो है, ऑडिट आपकी 92A 10A 10AA 44DA 50B 50IA वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो कई सेक्शंस हैं इनमें भी ऑडिट होती है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑडिट होती है यहाँ यूडिन जो बोला है, यूडिन टैक्स ऑडिट के लिए ही बोला है, इसके लिए नहीं बोला है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान करना है। अब इसके बाद जो एक बात हो रही थी कि अभी तक जो टैक्स ऑडिट होती थी, इसका हमारा क्या क्राइटेरिया पे आपके टैक्स ऑडिट हो रही है, रिटर्न में नहीं पूछता था, लेकिन अब वो पूछता है। वहां पर जो है आपको वहां पर जो है देखिए वो 3 कंडीशंस देता है। ठीक है, कि ड्रॉप डाउन में देता है कि या तो 3 कंडीशंस ड्रॉप डाउन में, एक आपका सेल्स टर्नओवर ग्रॉस एसेट जो है एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट, या वो जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर में है, और या फिर एनी अदर है। तो वहां आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्मेट में ये सारे नए चेंजेस हुए हैं। ये देखिए नीचे में जो दिखाए गए ने येलो करके मार्क किया हुआ है कि ये सारे आपको वहां ड्रॉप डाउन से, ये नीचे येलो में जो किया हुआ है, ठीक है, तो ये सारे जो है आपको वहां से ये करने पड़ेंगे, ये जो, ठीक है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे बीच में बोल दीजिएगा। अब इसके बाद क्लॉज 19 जो हुआ है टैक्स ऑडिट में, मैं साथ साथ उसका टैक्स ऑडिट में भी जो चेंजेस हुए जो उसका भी रिप्लिकेशन इनकम टैक्स इसमें आया है। क्लॉज 9 में एक चेंज हुआ, वहां पर जो है आपका 35ABA, ये एक नया सेक्शन जुड़ा है, तो इसका भी जो इनकम टैक्स रिटर्न में उसका रिफ्लेक्शन आ गया है, इसका भी जो बताना पड़ेगा। तो 35ADA ये क्या है, ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेक्ट्रम, टेलीकॉम सेक्टर में, ये नॉर्मली अपने लोगों के काम का नहीं है ये सब। अब जो क्लॉज 21 में भी एक चेंज हुआ है, क्लॉज 21 में क्या था कि हम लोगों का ये जो आपके होते थे ना पेनल्टी और फाइन, पेनल्टी और फाइन जो हुआ वो कितने डिसअलाउबल है वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सारे हम लोग देते आए हैं, देते थे। लेकिन क्लॉज 21 में जो है अमेंडमेंट हो गया। तो क्या अमेंडमेंट हो गया इसमें, देखिए एक बेसिक अमेंडमेंट हो गया। जो क्लॉज आपके जो फाइन या पेनल्टी लगती थी दैट वाज फॉर वायोलेशन ऑफ एनी लॉ, तो ये जो लॉ थे अब इन्होंने जोड़ दिया वायोलेशन ऑफ एनी लॉ, लॉ विच हैज बीन एनेक्टेड इन इंडिया और इवन आउटसाइड इंडिया। तो अभी तक तो ये प्रिज्यूम किया जाता था कि जो इंडियन लॉ है वही ये होते थे, तो इसमें है, अब ये दोनों को कवर कर लिया। इसके बाद इसमें एक चीज और आ गई कि आपको कंपाउंडिंग का भी जो है एक फैसिलिटी दे दिया। कंपाउंडिंग के बारे में अगर कुछ हुआ है तो आपको कंपाउंडिंग के बारे में भी यहाँ पर जो बताना है, और ये इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों कवर किया है। इसके बाद ये लास्ट आइटम देखिए कि
अच्छा, फिर इन्होंने एक जो है उसमें थोड़ा सा रीअरेंजिंग कर दिया। पहले जिस तरह से इसे पूछता था वो मेरे ख्याल से 4 या 5 उसमें सब क्लॉजेस थे, उसको भी ऊपर नीचे करके कुछ रीअरेंजमेंट कर दिया है। उसको आपको ठीक से पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद में जो सीरियल नंबर 9 है, जो सबसे लास्ट आइटम है, इसको बड़ा ध्यान से देखना है। इसमें हम लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी की बात है। और ये देखिए, ये क्या लिखता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट और परक्यूजेट इन व्हाटएवर फॉर्म टू ए पर्सन वेदर और नॉट कैरिंग ऑन अ बिजनेस और एक्सरसाइजिंग ए प्रोफेशन इन एक्सेप्टेंस ऑफ सच बेनिफिट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये जो बोलता है ये 194 आ रहा है बेनिफिट, और ये जो पास ऑन टीडीएस 194 सबको ध्यान में है कि हमने जो बेनिफिट पास ऑन किया। तो अब ये सेक्शन बोलता है कि आपने जो बेनिफिट पास ऑन किया, तो जो रिसिपिएंट है वो रिसिपिएंट, इफ सच बेनिफिट और परक्यूजेड बाय सच पर्सन इज इन वायोलेशन ऑफ एनी लॉ और रूल और रेगुलेशन और गाइडलाइन एज द केस में बी और द टाइम बिंग इन फोर्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ सच पर्सन। तो जो ग्रेटिफिकेशन या जो सामने वाले को जा रहा है, जिसको रिसीट हो रहा है, अगर वो उसके किसी भी लॉ में या उसके गाइडलाइन में या उसके कंडक्ट में अगर वो कोई भी वायोलेशन अगर है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा ये दिया गया ये वायोलेशन में है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, फार्मा कंपनी जो डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट करती रहती है, देती रहती है, लेकिन ये जो है, जैसे हम लोगों का एथिक्स है वैसे उनका भी एथिक्स है, तो उनके एथिक्स में भी जो है ये प्रोहिबिटेड है कि आप जो है नहीं लेंगे। जैसे हमारे में भी है कि आप क्लाइंट से कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं लेंगे, आपका जो ऑडिटी है उससे कुछ नहीं लेंगे, तो इट इज इन वायोलेशन ऑफ दैट। तो ये जो गया, तो आप ये तो रिपोर्ट करेंगे ही कि भाई कितना कितना ये पेनल्टी के लिए गया ये, लेकिन इस नेचर का भी अगर कुछ होगा तो वो भी जो है अपने को यहाँ, रिसीवेंट जो रिसिपिएंट है तो उसके भी है कि नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी जो है चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, इसके बाद 19 में जो है आपका यहाँ पर 35 ए बी ये मैंने बताया कि ये चेंजेस हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद ये 21 का मैं बात कर ही लिया। अब इसके बाद अगर आप बोलते हैं तो 43 बी एच को मैं थोड़ा, समय कितना रहेगा बताइए, लेना है? हाँ, लेना है। अच्छा ठीक है, लेकिन विथ योर काइंड परमिशन अगर थोड़ी देर और हम लोग बैठने का अगर रखें, कितनी बजे तक करना है कंप्लीट? 8, तो अभी 45 मिनट खाली है, तो मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ा सा ये 43 बी को रस करना पड़ेगा। ठीक है, 43 बी में मैं थोड़ा सा रस करके बताता हूँ। देखिए इसके बारे में क्या है, और ये जो भी हम लोग कर रहे हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन गाइड भी है 43 बी के बारे में। ठीक है ना, ये जो हुआ, ये देखिए 1 72 पेज का इम्प्लीमेंटेशन गाइड इंस्टीट्यूट का है, और इसको जो है बड़ा ध्यान से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो काफी कुछ जो है इसमें हो जाएगा। अब 43 बी में देखिए इसमें क्या है, माइक्रो स्मॉल, तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अपने को इससे जो 3 है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तो मीडियम जो है इससे बाहर है, आपका 43 बी एच से बाहर है। लेकिन मैंने इसको ये समझ के चलिए कि एमएसएमई एक्ट जो है, ये एमएसएमई एक्ट जो है ये 2006 से ही है। एमएसएमई एक्ट में तीनों कैटेगरी आज भी है और रहेगी। ठीक है, लेकिन 43 बी एच ये सारा ह्यू एंड क्राई किस लिए हुआ, सिर्फ इसलिए हुआ कि 43 बी एच में जो है, जो आप पेमेंट आउटस्टैंडिंग्स रह गए, जो पेमेंट आप नहीं कर पाए, ठीक है, उसको लेकर के इन्होंने कहा कि उस फाइनेंशियल ईयर में जो आपका आउटस्टैंडिंग रह गया, जो नहीं दिया, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पेमेंट करेंगे उसमें हम अलाउ करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ लेकिन एमएसएमई को आप डिलेड पेमेंट करते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट की भी लाइबिलिटी होती है, जो कि 2006 से चल रही है। और वो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी कितनी है बताइए, आप बताइए। हाँ, और उसके अलावा उसके साथ और भी प्रॉब्लम है, खाली 3 टाइम्स नहीं है, और सर वो खाली 3 टाइम्स नहीं है, कंपाउंडेड एट मंथली, वो और भी बढ़ जाता है ना, इनकम टैक्स में अलाउ होगा। फिर उसके बाद उन सब के डिस्क्लोजर्स जो हैं वो आपको फिनेंशियल्स में करने पड़ेंगे, वो जो इंटरेस्ट का पेमेंट है या डिलेड का पेमेंट है वो सारा वो करने पड़ेंगे। तो इस तरह से करके ये जो है ये, और हम जब ITR 6 की बात कर रहे हैं मतलब कंपनीज की बात कर रहे हैं, वी आर एन ऑडिटर, उसको बताना पड़ता है। और फिर मजे की बात है, हमारा जो शेड्यूल 3 बोलता है, तो शेड्यूल 3 में जो डिस्क्लोजर्स बताए गए हैं एमएसएमई के लिए, जो शेड्यूल में बताए गए हैं और जो एमएसएमई एक्ट में बताए गए हैं, वहाँ 6 डिस्क्लोजर मांगता है उसका सेक्शन, तो उन दोनों में भी वेरिएशन है। तो इसलिए वहां एक फिगर आता है
और एक जगह दूसरा एक फिगर आता है, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये नोट देना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा, बिकॉज वो पेमेंट चाहे नहीं करें, लेकिन उसको जो है आपका शेड्यूल 3 की भी रिक्वायरमेंट है कि हैज टू जस्ट कैलकुलेट और वो नोट में दे कि भाई मेरी इतनी लाइबिलिटी बनती है, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बनती है, वो उसको डिस्क्लोजर में आना चाहिए। अगर वो कैलकुलेट नहीं करता है, डिस्क्लोज नहीं करता है, देन एज एन ऑडिटर वी हैव टू क्वालिफाई, मैंने वो उसको अपने को रिपोर्ट में देना पड़ेगा कि भाई इन्होंने ये कैलकुलेशन भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। वो तो आप डिस्क्लोज करेंगे, वो देखिए डिपेंड करेगा, वो क्वालिफाइड मतलब वो क्वालिफाइड रिपोर्ट तो आप एक साथ नहीं दे देंगे। कहने का मतलब है आप वहां साइलेंट नहीं रहना है, यू हैव टू, क्योंकि अपनी स्किन को भी आपको बचाना है, ठीक है। तो ये जो है, ये एच वाला जो है, ये एच वाला मामला ये है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये इस पे नहीं लगना है, आपका मीडियम एंटरप्राइज पे नहीं लगना है, ट्रेडर्स पे नहीं लगना है। हाँ हाँ, मैन्युफैक्चरिंग पे या सर्विसेज, सर्विसेज आप ले रहे हैं उसको के ऊपर भी सारा लगना है, ठीक है ना। इसके बाद में इसके ऊपर देखिए, ये बेसिक प्लेयर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटिटीज, एमएसएमई एक्ट, सप्लायर का जो डेफिनेशन है, सप्लायर उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ड्यू डेट वगैरह। अब ये ड्यू डेट को लेकर के इस चीज को भी जो है क्लैरिटी, वी एज एन ऑडिटर हमको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप लोग बोलें तो मैं 2 मिनट इसमें भी थोड़ा सा कवर करूं, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, वी हैव टू रिपोर्ट। तो जब हमको रिपोर्ट करना है तो हम लोगों को जानकारी होगी, तभी हम ऊपर सही रिपोर्ट कर पाएंगे। अगर हमारी जानकारी का अभाव होगा तो जो हमको समझाया जाएगा हम उसी तरह से रिपोर्ट कर देंगे, चुप रह जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या प्रश्न आता है, एक क्या आता है सर, पेमेंट विद इन, हाँ 45 डेज, यस, हाँ ईयर 20 है, ईयर सपोज मैंने आज बना दिया, अगर अप्रूवल अगर मेरे 45 डेज के अंदर अगर आ रहा है तब तो मैं ईयर 45 डेज के अंदर करूँगा, अदरवाइज ईयर 45 डेज का बाद provided the goods is not consumed. ठीक है। और ये 45 डेज की बात आई, इसके बाद 15 डेज, तो चलिए एक 45 और 15 डेज, तो ये दो डेट आ रही है, तो ये दो डेट में ये वेरिएशन क्यों है, वाई, या तो 15 होना चाहिए, 45 होना चाहिए, या ये हाँ क्या एग्रीमेंट, हाँ ठीक है, मेरा एग्रीमेंट है, मेरा एग्रीमेंट 60 डेज का है जी, 90 डेज का है, हाँ मेरा वर्बल एग्रीमेंट है, वर्बल क्यों नहीं चलेगा, एग्रीमेंट इज, सुनिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट कैन बी वर्बल, एग्रीमेंट है ना, तो देन वेयर इज द डिफरेंस, मतलब ये सारे जो इंट्रिकेसीज हैं, दिस एज एन ऑडिटर वी मस्ट नो, और जब ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ जाएगी, उसके बाद आपको कोई हिला नहीं सकेगा, राइट। सर क्या बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं, सर क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो 45 डेज या 15 डेज के जो, ये जो कब, व्हेन विल स्टार्ट, ये टिकिंग इसका जो शुरू होगी, ये जो घड़ी शुरू होगी, सुई का कांटा कहाँ से शुरू है, तो सर एक जुगाड़ बता रहे हैं, उसमें एक ये है कि ये जो शुरू होगा ये 45 दिन या 15 दिन, ये क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं बताऊं, ये बता रहे हैं कि वो जो डेज जो आपने सर्विसेज ली हैं या गुड्स ली हैं, उसको आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तब तो आपका उसी दिन से शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन कोई कारण से वो कोई डिफेक्टिव रह गया, ठीक है, या वो आपको टाइमली, मतलब उसमें कुछ डेफिशिएंसीज रह गई, और उसको आपने उनको टाइमली रिपोर्ट कर दिया, इन राइटिंग, इन राइटिंग यू हैव टू रिपोर्ट इट विद इन टाइमली, तो फिर जब तक कि वो जो आपका ये 45 दिन या 15 दिन या जो भी है, ये आपका स्टार्ट उस दिन तक नहीं होगा जब तक कि दैट इज अमेंड, माने वो जो मिटिगेटेड, दैट वो जो आपका डिफेक्ट है या वो जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उसके बाद ही होगा, ठीक है। अब उसीलिए उन्होंने ठीक कहा कि भाई अगर उसके बीच में पहले आप कंज्यूम कर लिए तो मतलब ये सब जो जुगाड़ वाले जो स्थिति है कि भाई ये जुगाड़ वाले मेरा पेमेंट नहीं हुआ, इसमें 2-3 चीज आपको ध्यान रखनी है
कि 43B कब ट्रिगर करेगा। यू हैव पे डिलेड। मेरा सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि अपने को देखना है कि आउटस्टैंडिंग 31/3/24 की कितनी थी, उसको जो है बाइफरकेट कर लीजिए कि कितने एमएसएमई से थे, कितने नॉन एमएसएमई थे। अब वो एमएसएमई से ले लिए, फिर उसके बाद जो है उसमें बाइफरकेट है ना। अच्छा बताइए, हाँ मैडम टेल मी कि मेरा एक एमएसएमई है, उसमें 5 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो उसमें जो है 2 लाख रुपया रिलेटेड टू मार्च 22 से रिलेटेड है, ठीक है। और 3 लाख रुपया जो मेरा 23-24 फाइनेंशियल ईयर का है। तो मेरा अगर डिसअलाउ ऑन ऑल 5 lakhs इज आउटस्टैंडिंग, पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, तो मेरा डिसअलाउंस कितना होगा? हाँ वही, हाँ प्रीवियस ईयर का होने से नहीं होगा। मान लीजिए नाउ आई एम सिटिंग, मान लीजिए अब मैं 25 में बैठा हूँ, वो 5 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है, कितना डिसअलाउ होगा? हाँ पूरा 5 लाख डिसअलाउ होगा। आप बोलिए। एक या 23 के बाद सभी लोग उसके बाद भी कर लेगा। राइट, वही समझिए। आप जो है, आप 3 पहले तुक्का मारे थे आप, ठीक है। अब आप इसके बाद आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये 43B(H) का जो डिसअलाउंस लागू हुआ है ओनली आफ्टर गुड्स डिलीवर्ड और सर्विसेज डन आफ्टर 1/4, तो इसके पहले के जितने भी आउटस्टैंडिंग हैं वो दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिसअलाउड इन दिस ईयर और इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर्स इवन। ये ध्यान रखना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग से ये गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वो नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2 हो गया कि इस चीज को भी क्लैरिफाई करना है, 45 डेज 15 डेज ये सब कब होते हैं, क्यों होंगे, ठीक है। सो द रूल इज दैट कि एग्रीमेंट जो आपका है, एग्रीमेंट अगर आपका कोई है और वो रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप, वर्बल भी हो सकता है, बाई आपका एक्शन से भी हो सकता है, जो कि उसके कई परिभाषा में अभी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में रिटर्न एग्रीमेंट है, तो क्या है कि ड्यू डेट क्या है कि पेमेंट हैज टू बी मेड विद इन द एग्रीड पीरियड और 45 डेज विच एवर इज लोअर। आपका रिटर्न एग्रीमेंट 30 दिन का है, तो आपको 30 दिन के भीतर ही पेमेंट करना है। आपका 15 दिन है, तो 15 दिन के भीतर ही पेमेंट करना है। आप अगर 15 दिन के भीतर पेमेंट नहीं किए या 20 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किए, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपको वो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाएगी। अब जैसे मैं बोलूं, सितंबर महीने का बिल था, सितंबर 2023 का बिल था, और आपने उसको आकर के 25 मार्च 2024 में पेमेंट कर दिया, तो ये 43B(H) में डिसअलाउंस होगा। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ क्यों? जिस ईयर में पेमेंट कर रहे हैं उस में तो अलाउड हो जाता है। ठीक है, Once उसमें discharged, then इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपकी जरूर खड़ी है, ठीक है, लेकिन आपका डिसअलाउंस नहीं हो रहा है एज बिकॉज यू हैव पेड, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ी सी क्लियर हुई। इसके बाद है तो ये 45 डेज वाला फंडा खाली 45 डेज नहीं है, इट हैज टू बी रेड। आपका जो एग्रीमेंट है, एग्रीड रिटर्न एग्रीमेंट जो है आपका, रिटर्न एग्रीड और जो पीरियड है और 45 डेज विच एवर इज लोअर। अगर आपका 60 दिन का भी एग्रीमेंट है, रिटर्न में 90 दिन का भी है, 6 महीने का भी हो सकता है, कोई भी है, तो इन दैट केस ये जो है ये 45 डेज आपका उसको माना जाएगा, 45 डेज से ही ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 45 डेज ये कहां से आ रहा है सर, कहां से आ रहा है 45 डेज? इनकम टैक्स, हाँ नहीं नहीं, माने कौन से एक्ट से, कहां से आ रहा है? एमएसएमई इंडिया, इसका सेक्शन 15 मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन 15 है, ठीक है। तो ये वहां से आता है अपना, ठीक है। द अमाउंट विच यू आर डेबिटिंग टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपका इंक्लूसिव है तो आएगा, और अगर इंक्लूसिव नहीं है तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जो ये जो मैं बोला, तो इसका जो है ये कंडीशन जो हुआ 44AB में, कि मतलब ये जो अपने आ रहे थे, क्या इससे हम लोग आगे चले गए थे ना, एक मिनट, हाँ, तो ये जो, हाँ हम लोग यहाँ थे, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, अब ये एग्रीमेंट और एग्रीड एग्रीमेंट अपॉइंटेड डे, तो ये जो है अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो देन देर इज, ठीक है सर, हाँ, देखिए।
तो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, देन देयर इज ए टर्म अपॉइंटेड डे, और अपॉइंटेड डे के विद इन 15 डेज, नॉट आफ्टर 15 डेज। ठीक है, अगर आगे होगा तो मैं अगर आपको ये दिखाऊंगा तो वहां आप लोग देख सकेंगे। ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, लेकिन ये ट्रेडर्स एमएसएमई में फिर क्यों घुसा? बैंक हाँ, क्या 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 कुछ? उद्यम लोन हाँ, इंटरेस्ट। नहीं, मैं सर से पूछ रहा हूँ, मैं सर से पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, देखिए बात में मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ कुछ तो है, कुछ ये है, तो क्या हो रहा है, हम लोग सर्टन नहीं होते हैं, और जब तक आप सर्टन नहीं हुए हैं तब तक क्या है कि देर इज एवरी चांस ऑफ कमिटिंग मिस्टेक। ठीक है, वो जो है ट्रेडर को सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया गया टू टेक बेनिफिट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। उनको ये जो इंटरेस्ट की भी बेनिफिट उनको नहीं है, जो 3 टाइम्स वाला जो बात हो रहा है वो भी नहीं है ट्रेडर्स को, मैन्युफैक्चरर से या सर्विस प्रोवाइडर को है अंडर एमएसएमई एक्ट। हाँ, वो सब अलग है, देखिए अलग है। ये हाँ, ये देखिए मैंने बताया माइक्रो स्मॉल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मीडियम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना, बेनिफिट अलाउंस। ठीक है, वो तो उससे सर्टिफिकेट लेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन से वो सर्टिफिकेट देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, इसके बारे में पूरा मैंने कहा ना, देखिए आपका पेशेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन एक बात जो है मैं आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटा दे करके हम और आप जो है ना कम से कम 2 साल या 5 साल के स्टडी को बचा सकते हैं। और या फिर अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा एक्स्ट्रा समय दे देंगे तो आपको लगेगा कि अगला जो है 2 महीना, 3 महीना या 2 साल आपको और देखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट वो करेंगे। इसीलिए बस मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि अगर आधा घंटा और आप समय दे पाएँ तो आपके लिए जो है बहुत वो रहेगा, लेकिन या फिर मैं जितना कवर कर पाऊंगा वही मैं कवर करूँ। ठीक है, तो नहीं 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 नहीं, वो जुगाड़ नहीं चलेगा। बैंक में रिजनेबली क्लियर होना चाहिए, बैंक में आपका बैलेंस होना चाहिए रिजनेबल, नॉर्मल प्रोसेस में ठीक है, 2 4 5 दिन में आपका हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसमें जो है रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है उनको अब मैंने जैसे बताया कि ये देना है, तो ये देखिए ये सारा है। अब इसमें एमएसएमई का डेफिनेशन जो वहां पर है उसी के हिसाब से आपको लेना है। अब ये देखिए आपका जो केस 1 था, जैसे यहीं पर लीजिए, इससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। परचेज डेट 15 फरवरी 24 का है, अब 5,000 रुपया था, और उनका एग्रीमेंट जो था, एग्रीमेंट इन राइटिंग 30 डेज का था। ठीक है, एक्चुअल पेमेंट मेड ऑन 30 मार्च 24। अब क्या होगा, 30 मार्च 24 को पेमेंट किया, 15 फरवरी 24 का बिल था, एग्रीमेंट राइटिंग का 30 दिन का था, अब क्या होगा इसका? इंटरेस्ट अलाउड है, इंटरेस्ट लगेगा। बट इंटरेस्ट लगेगा। ठीक, क्लैरिफाइड, क्लैरिट। सेकंड, एक्चुअल पेमेंट 2 अप्रैल 24 को हुआ, अब क्या होगा? डिसअलाउड होगा, क्योंकि और इसके साथ इंटरेस्ट का भी ये है। ठीक है, वेंडर वाज अनरजिस्टर्ड, पेड ऑन 2 अप्रैल 2024, क्यों? हाँ, अनरजिस्टर्ड था। इसके साथ एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि बिल जिस दिन या वो जो सर्विस रेंडर हुई या बिल हुआ उस दिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए वेंडर जो है, ये भी ध्यान में रखना है। आज की तारीख में वेंडर रजिस्टर्ड है, मान लीजिए कि वेंडर का रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2023 को हुआ, तो ये जो बिल हम बात कर रहे थे 1 अप्रैल 23 से लागू पड़ेगा ना जी? सर क्या बोल रहे थे? 1 अप्रैल 23 से लागू पड़ेगा, तो उसके बिल जो हैं अप्रैल से लेकर के मार्च हर महीने के बिल हैं, और मेरे 12 महीने की बिल पेंडिंग है, और वो 5 तारीख को हर महीने बिल रीच करते हैं। मान लीजिए 10-10 हजार का, 1,20,000 का बिल रीच किया उसने। ठीक है, तो मेरा, और उसने जाकर के जो है 1 अक्टूबर में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है एमएसएमई में, ही इज प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, 1,20,000 बाकी है मेरा। ठीक है, हाउ मच इज गोइंग टू बी डिसअलाउड? फ्रॉम अक्टूबर मैं उनसे पूछ रहा हूँ हाउ मच। आप मेरा क्वेश्चन समझ गए? ठीक है,
तो कितना डिसअलाउ होगा? कीजिए ना एमएसएमई यूनिट, 1,20,000 आउटस्टैंडिंग है। बोलिए बोलिए, जो भी बोलिए, सही गलत कुछ भी बोलिए। जीरो, जीरो डिसअलाउंस, ठीक। 60,000 रुपया, 60,000 रुपया। उसका एमएसएमई अगर 1 जनवरी से होता तो 30,000 रुपया। 120, वो 1,20,000 ये है, लेकिन उसका ये होगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है क्यों कब से है, ठीक है सर? हाँ हाँ, नहीं, राइट राइट राइट, आई एम कमिंग देयर। उस समय आपको देखना है ड्यू डेट क्या था, रिटर्न में था, अनरिटर्न में था, क्या था, वो 15 दिन है या जो भी है। तो अगर वो जो है आपका आउटस्टैंडिंग है एंड इफ इट हैज बीन पेड विद इन सच ड्यू डेट, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी डिसअलाउड। लेकिन उसका जो ड्यू डेट पड़ता है, जो नॉर्मल ड्यू डेट है, इसमें भी आ रहा हूँ, इसमें ये है, सब्सिक्वेंट ईयर में भी पेमेंट हुआ है, इफ इट हैज बीन पेड विद इन द ड्यू डेट, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी डिसअलाउड। आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। ये देखिए, अगर 2 अप्रैल को दिया, क्योंकि 30 दिन का था, इसलिए वेंडर इज अनरजिस्टर्ड है, इसलिए उसका डिसअलाउ ही नहीं हुआ। वेंडर रजिस्टर्ड ओनली ऑन 20 फरवरी एंड पेड 2 अप्रैल। ये देखिए, 15 फरवरी को परचेज हुआ था, ठीक है, 20 फरवरी को उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, क्या होगा? नो डिसअलाउंस, क्योंकि जिस डेट में हम ये लिए थे उस दिन ही नहीं थी। तो ये सारी चीजें भी जो खाली एमएसएमई देख लेने से नहीं होगा, उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी देखना पड़ेगा, ठीक है? मीडियम तो नहीं है, ये भी देख लेना पड़ेगा, ठीक है? वेंडर इज ट्रेडर एंड रजिस्टर्ड एज ट्रेडर, उसको 24 अगस्त 24 को पेमेंट हुआ, मान लीजिए, डिसअलाउ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेडर है, ठीक है सर? बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? क्योंकि देखिए, इस एग्जाम्पल से क्या है, चीजें समझ में आएगी और मोर क्लैरिटी विल बी देयर, ठीक है? बोलिए। हाँ, नहीं, दैट इज ट्रेडर, हाउ यू नो? आपके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, सुनिए, उसकी कैटेगरी अगर ट्रेडर है, सॉरी मैन्युफैक्चरर है, तो फिर ठीक है, आपको मानना पड़ेगा, आपके साथ खाली ट्रेडिंग हुई हो, लेकिन उसका कैटेगरी अगर मैन्युफैक्चरर है, तो फिर आपको, आप वो सुनिए, आप रिटर्न में उसको कैसे प्रूफ कर सकेंगे? बिकॉज एमएसएमई में तो उसको जो एज ए मैन्युफैक्चरर मिला हुआ है, ऑन दैट शुड बी वैलिड वन। ऐसा नहीं हो कि वो अपग्रेड हो गया या डाउनग्रेड हो गया, वो सारा तब भी तो हो गया ना, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ये ये सुनिए, ये जो क्राइटेरिया देखना है, ये क्राइटेरिया देखना है सप्लायर का। यू में बी एमएसएमई, यू मे नॉट बी एमएसएमई, आपका क्राइटेरिया नहीं है, जो जो पेयर है, ठीक है, ये उसका क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया है सामने वाले का, ठीक है ना? और वो जो सर्टिफिकेट होगा उससे ही आपको देखना है। अब ये देखिए, ये XYZ मीडियम एंटरप्राइज है, 15 फरवरी को हुआ, ठीक है, और वही 5 करोड़ का है और 30 दिन का ये है। एक्चुअल पेमेंट 24 अगस्त को हुआ, मान लीजिए, कैसे होगा? बस नहीं होगा, क्लियर, ठीक है सर? तो ये जो है एमएसएमई में होने के कारण से आपका मीडियम है, इसलिए नहीं होगा। अब ये देखिए, 5 सितंबर 23 का है, 50,000 रुपया दिया, 60 डेज का पीरियड है, ठीक है, एक्चुअल पेमेंट 30 मार्च 24 को हुआ, क्यों अलाउड है? सेम ईयर में पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट का लाइबिलिटी आ सकता है, नहीं दिखाते वो चीज अलग है, कंपनी अगर है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यस, माने कितना इंटरेस्ट बनता है वो भी देना पड़ेगा। यस यस यस, आपका देखिए, इनकम टैक्स में तो इंटरेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड, इवन इफ यू हैव पेड और नॉट पेड, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड। नहीं नहीं, आप चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुनिए, इसमें एक बड़ी समस्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में, क्योंकि आपका शेड्यूल 3 बोलता है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट बनता है, वो डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है? सामने वाला ले नहीं रहा है क्योंकि वो चार्ज नहीं कर रहा है। सर रेमिशन चार्ज नहीं किया तो वो तो अपना इनकम को रेमिट कर रहे हैं ना, उसको क्यों नहीं टैक्स कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं ड्यू हुआ? 60 days नहीं 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 नहीं, 60 डेज नहीं,
आपका लेने के सप्लायर को लेने का एंटाइटलमेंट था, उसने इंटरेस्ट लिया नहीं, तो ही हैज वेव्ड, वेवर ऑफ योर जो इनकम है वो तो इन द हैंड्स ऑफ, नहीं 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 सर, वही मैं बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट कैन गो, नहीं वही बोल रहा हूँ सर, ये क्या था, जब तक ये 43BH नहीं आया था तब तक ये क्या था, अनटस्ट था, न डिपार्टमेंट माथापूरी करता था, न लेने वाला लेता था, न देने वाला देता था, और ये एक सिंपल एक फॉर्मेलिटी रह जाती थी। लेकिन हाँ हाँ सब रिजर्वेशन हो रहा है बता रहा हूँ सर, मैं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए, डिपार्टमेंट कैन मूव इन दिस वे, यू आर स्टैट्यूटरली एंटाइटल्ड, नहीं 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 नहीं, रिफंड नहीं, कौन सा रिफंड, इनकम टैक्स जो रिफंड आता है उसका ब्याज दिया था हाँ, वो टैक्स लगता है क्या? यदि तो उसके नहीं नहीं ब्याज नहीं, नहीं नहीं ब्याज, जितना आपका एंटाइटलमेंट बनता है उसके ऊपर, प्राय नहीं मिल रहा नहीं नहीं प्राय नहीं, सुनिए, आप जो है, जो हो रहा है और जो लीगल चीज है उसको तो अपने को मान के, उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपके ऊपर ये लगा दे तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू फाइट इट आउट, यू हैव रेमिटेड दैट, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो एआई आया है और ये सारा टाइम्स आर कमिंग सर, ये जो आज से 5 साल पहले तक जो असेसमेंट होते थे और आज जो हो रहे हैं, आप लोग डिफरेंस देख रहे होंगे, आप लोग डिफरेंस देख रहे होंगे, तो यही तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये 6 में, इसीलिए मैं जो आगे भी बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आप लोग को, कि जिस समय हम लोग ये आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 6 हो, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उस समय हम लोग को बहुत करेक्टली, बड़े ध्यान से, सही कलम में, सही अमाउंट, सही शेड्यूल में ये सारा हम लोग को देना पड़ेगा। आ रहा है, आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखिए, ये आपके जो एग्जांपल्स, इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरे को छोड़ना, आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर आप समय मिलता है, फिर आप आईटीआर 3 में, आप आईटीआर 3 में फाइल करने से तो आपका प्रोसेस होके निकल जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, अगर आपने जून में पेमेंट किया है तो दैट इज 45 डेज से ज्यादा है, और इट वाज प्रिज्यूम के रिटर्न एग्रीमेंट था, अदरवाइज तो 15 दिन बाद ही हो जाता, अगर वर्बल एग्रीमेंट होता, तो दैट इज गोइंग टू बी डिसअलाउड, 23-24 में डिसअलाउ हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में आपने जो पेमेंट किया है नेक्स्ट ईयर में अलाउ होगा। आपको पूरा सबको देखना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट पेमेंट भी देखने पड़ेंगे आपको, यही तो बता रहा हूँ ना मैं। हम्म। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न में आपका ये जो डिस्क्लोजर है, ये डिस्क्लोजर ओआई, ओआई जो है, वो अदर इंफॉर्मेशन, इसमें ऑलरेडी आ गया है, उसके रो नंबर जो है 11 में, ये पूरा वहां पर पूछता है, देखिए एमएसएमई का डिस्क्लोजर, ये देखिए 11 नंबर रो का एच में ये पूछता है कि व्हाट अमाउंट इज गोइंग टू बी डिसअलाउड, आईटीआर के 6 में या दूसरे फॉर्म्स में भी जो है ये पूछता है, मोर और लेस यही है, ठीक है, आपका कितना अमाउंट डिसअलाउ होना है, तो ये आपका चाहे टैक्स ऑडिट हो चाहे नहीं हो, यू हैव टू रिपोर्ट इट, ठीक है। इसके बाद जो है, इसमें लेकिन एक और आ गया है, अच्छा 3CD में बताइए तो, 3CD में हम लोग जो अभी बात कर रहे थे, इसका कहाँ पर आता है, क्लॉज 22 में आ रहा है, क्लॉज जो डिसअलाउंस है क्लॉज 22 में, एक तो आप जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो आता है A22 22B में ये नया ऐड हुआ कि 43BH का अगर कोई डिसअलाउंस होगा तो होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हुआ, तो इस तरह से करके जो भी है, अब क्या आपको ध्यान है कि 3CD में अभी भी कोई एक डेफिशिएंसी रह गई, डेफिशिएंसी नहीं भी हो तो ऐसा कुछ है कि 3CD का अब आने वाले साल में और कुछ अमेंडमेंट होना ही है, करेक्शन होना ही है, कुछ है सर, मैडम, 3CDB इज इन द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर, 24 का तो जो हम लोग का आ गया, ये जो 25 का हम लोग करेंगे,
नहीं नहीं, वो उसको तो ले लिया मान लीजिए, उसके अलावा कुछ होगा? 6 लाख, 3 लाख, 6 लाख। और क्या आ सकता है? यस, देयर इज वन जो कि लाना ही पड़ेगा और आएगा ही। सर क्लॉज 22 में एक और इंसल्ट होगा। आपने जो इस साल डिसअलाउंस किया है, अगले साल उसको आप पेमेंट करेंगे, उसको जो अलाउ करने के लिए 3CD में आना ही आना है। वो पहले से डिसाइडेड है। वो बोलते हैं ना, ऊपर से लिख के आया हुआ है, जोड़ी ऊपर से जो बन के आई है। तो एक आ गया, दूसरा जो है ऑलरेडी तैयार है, वो आना ही आना है। तो ये जो तैयार है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में, लेकिन वो ऑलरेडी आ चुका है। ये जो मैं बताया 11 का रो में बताया जो कि डिसअलाउ होना है, लेकिन 10 का रो जो है ऑलरेडी आपका, ये देखिए एच में ये डिसअलाउंस होना है, ठीक है, बट अलाउबल ये जो देखिए 10 में जो है, जो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा अगर पेमेंट होता है तो, ये 10 में आ चुका है, इनकम टैक्स रिटर्न में आ चुका है। तो जब हम लोग भर रहे होंगे तो ध्यान रखना है कि ये फिगर जो है 10 वाले में नहीं भर देना है, क्योंकि अभी तो 1/4/23 से लागू पड़ा था। तो भाई हम लोग तो बहुत एक्सपर्ट आदमी है, बहुत हम लोग व्यस्त आदमी रहते हैं। प्लीज मैंने कोई भी अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है? प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है ना? और हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है? तो 10 में पहला पहला आएगा 10, तो 10 में 40 है वो अलाउबल है, जो कि इस साल के लिए एप्लीकेबल नहीं, नेक्स्ट ईयर में अगर आप पेमेंट करेंगे तो आएगा। तो ये हमको जानकारी तो होनी चाहिए कि सर ये नहीं है। तो ये ITR 6 में या 5 में भी ये 2-3 फॉर्म्स में ऑलरेडी 10 में इन्होंने पहले उसको कवर कर लिया है, ठीक है? तो ये हमारी जानकारी में होना चाहिए सर, ठीक है? इन एडवांस में आ गया है, ओके? तो कुछ है, करेक्ट एंड एप्लीकेबल फॉर्म शुड बी यूज्ड, जैसे बताया कई जगह 5 और 7 भी हो सकते हैं, ठीक है? इनकरेक्ट रिटर्न में भी डिक्लेयर्ड एज डिफेक्टिव रिटर्न वाइल फाइलिंग अप, जब हम लोग कर रहे होते हैं, देखिए करेक्ट फिगर देना है, करेक्ट रो में देना है, करेक्ट कलम में देना है, करेक्ट शेड्यूल में देना है, जबकि हम लोग फाइल कर रहे होते हैं, ठीक है? और ड्यू पीरियड के भीतर में, ड्यू डेट्स के भीतर में हम लोग को चेष्टा करना है, जो भी रिटर्न्स वगैरह देने हैं या जो भी सबमिशन देने हैं, दैट शुड बी विद इन ड्यू पीरियड। इसके अलावा क्या है कि टैक्स ऑडिट के अलावा भी कई तरह की ऑडिट फॉर्म्स हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर ऐसा, कितना 8 बजे का तो समय है ही है ना? ठीक है, आप लोग एग्जॉस्टेड हो गए मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है? तो इसके बाद जो है उनको भी टाइमली जो हमको देना है, एक और हम लोगों को ध्यान देना है, AIS, TIS और 26AS, ये हम लोगों का नेग्लेक्टेड एरिया रहता है वाइल ऑडिटिंग इवन, कभी कभी नहीं, पहले देखते हैं, लेकिन ऑडिटिंग करते वक्त जो है कभी कभी हम लोगों से ये नेग्लेक्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग इट। तो उसको भी बड़ा ध्यान से देख करके बिफोर फाइल, मैंने फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स, या आप जब ITR 7 करें चाहे 6 करें, जो भी करेंगे, क्योंकि अब क्या है कि पैरेलल मैचिंग है, तो इसलिए आपको ये मान के चलना है कि जिस समय कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बन रहा है, या मान लीजिए ये सॉरी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बन रहा है, तो उस समय आप ये मान के चलिए कि साइड बाय साइड आपको ड्राफ्ट इनकम टैक्स रिटर्न भी तैयार कर लेना, जब अकाउंट्स फाइनल हो रहा होता है तो ये कर लेना। यस, उसके लिए आपके वहाँ जो है उसका रेस्पॉन्स देने का वहाँ फील्ड है, और आपको उसमें फील्ड में बिल्कुल रेस्पॉन्स देना चाहिए, टाइमली रेस्पॉन्स देना चाहिए, एंड इवन बिफोर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न यू मस्ट सबमिट दैट रेस्पॉन्स। और अगर उस केस में अगर आप डायरेक्ट उस पार्टी से कांटेक्ट करके अगर उसको ठीक करवा सकते हैं तो गेट इट डन। आप बिल्कुल वहां पर दिखाइए, मैं समझ गया समझ गया, आप जो बोल रहे हैं वहां पर पूरा दिखाइए, और उसको बताइए कि 2 आदमी का है और सेकंड पर्सन कौन है, उसका पेन नंबर वहां डालिए, वहां नाम उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा और फिगर आ जाएगा ये 2 जन का है। बिल्कुल होगा वो, क्योंकि ज्वाइंटली अगर आपने लिया है। कितना दिन तो सर अब मैं ये नहीं बता सकता आपको कितना दिन, ऐसे तो फीडबैक बाद, इसीलिए मैंने कहा ना कि ITR नहीं सुनिए, उसके बाद भी आप लेकिन फीडबैक दीजिए, और अगर उसके चलते रिटर्न आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ गई, अगर अगर तो आप रिवाइज कीजिए रिटर्न, ठीक है?
आप फिर रिटर्न को रिवाइज कीजिए। ओके, और ये मेरा छोटा सा सवाल है, बोलिए बोलिए सर। जैसे शेयर के शेयर, हाँ, AIS में किसी भी information गलत डालें, गलत तो इंफॉर्मेशन आ more रही than है। 50% हाँ, मैं incorrect आता है। हाँ मैं बता रहा हूँ उसके कारण, यस, उसके कारण से जो है इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि सर उस केस में जो है हमको, क्योंकि देखिए वो अपना तो जनरेट नहीं करते हैं, वो हो तो क्या रहा है कि एसएफटी जो अपलोड होते हैं उसके बेसिस में वो इंपोर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। तो अगर मान लीजिए 5 आदमी में एक आदमी ने गलत एसएफटी दे दिया, तो वो 4 के तो सही फिगर आ रहे हैं, एक के गलत आ रहे हैं, या 3 ने अगर गलत दिए तो 3 के गलत आ रहे हैं। सिंगल केस कर रहा था, जैसे सपोज कीजिए कि आप एक दो एक काम करें, 4 जगह से STF नहीं आता, एक जगह से भी मोर देन 60% इंफॉर्मेशन AIS आपका 90% भी गलत हो सकता है, तो क्योंकि वो आदमी अगर किसमें रिवाइज करेगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट गीगो, तो वहाँ क्या करना नहीं नहीं पड़ेगा? होता है, नहीं नहीं वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एंड ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इन केस ऑफ दिस शेयर्स ट्रांजेक्शन वाले जो हैं, इन केस में कई जगह हुआ कि कई ब्रोकर्स वगैरह ये लोग, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन अपलोड की उन्होंने गलती कर दी, तो इसके कारण, NDBC फिगर मिलता है, हाँ, NDBC का जो नहीं नहीं, ट्रांजेक्शन का आता है ना, वो फिगर मिल जाता है। NDB अगर आप फाइल करेंगे तो आपके रिटर्न से मिल जाएगा, लेकिन AIS में जो इंफॉर्मेशन आता है वो 100% तो वो जो एसएफटी वो जो अपलोड किए हैं, एसएफटी में अपलोड करने में कई जगह कईयों ने गलती कर दी, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इसका एक क्लैरिफिकेशन भी इशू कर दिया था कि आपका जो एक्चुअल फिगर दिखे, डिपार्टमेंट सिर्फ इसके लिए नहीं, डिपार्टमेंट तो ये बोल रहा है कि आपका जो एक्चुअल फिगर है, जो सही फिगर है, आप वही फिगर को रिटर्न कीजिए, और आपका जो एआईएस टीआईएस इन सब में अगर कोई वेरिएशंस आते हैं तो आप हम लोग को फीडबैक दीजिए, और वो जो फीडबैक जाता है उस फीडबैक को अगर जरूरत पड़ती है तो वो जो अपलोडर है उसको फिर वो रेफरेंस करते हैं कि भाई ये देखिए ऐसा आया है, तो या तो आप अपना ठीक कीजिए या आप बताइए बात क्या है। रेस्पॉन्स, सर देखिए एक बार घुस करके अपनी ऑफिस में देखिए, मैं बहुत हार्श हूँ, मैं बहुत हार्श हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा अगर ये हम लोग कुछ कुछ तैयारी करेंगे तो बात मेरी मानिए कि 70% हमारी वर्किंग सुधर जाएगी सही में, क्योंकि पहली बात तो हमको जानकारी नहीं है, जैसे मैं अभी वैलिडेशन वाला बात किया, मेरे ख्याल से हॉल में किसी ने भी वैलिडेशन रूल देखा हुआ नहीं है, और हाँ, आपने देखा हुआ है, बस आपने देखा हुआ, लेकिन उस समय शायद आप एक बार देखना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एक बार आप देख लेंगे तो फिर आपको सारा व्याकरण समझ में आ जाएगा। उसके बाद गलतियां होना, देखिए बिल्कुल फ्लॉलेस होगा ये तो मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपको ये सारी चीजें, जैसे ठीक है ये बात करते करते मैं एक वो जो एक मेन मुद्दा है मेरा छूट जाएगा, 85% ट्रस्ट वाला जो बात हो रहा है, ठीक है ना, ये मेन मुद्दा है, शायद भूल जाऊं मैं। अब इसको देखिए, इसको लेकर के मेरे ख्याल से क्या सब हैप्पी है, या किसी को परेशानी है, या चलिए किसी को परेशानी नहीं है, चलिए बताइए 85% वाला लेकर के, ट्रस्ट इंटर ट्रस्ट, ट्रस्ट से ट्रस्ट को दिया गया, परेशानी नहीं है, ऐसा कुछ है? ठीक, हम्म, हम्म, 3 नंबर सर्कुलर से, लेकिन रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना, ये कैसे हो गया यार, ये कैसे हो गया, ठीक है, हाँ, आपको तकलीफ नहीं आई, चलिए कम से कम एक साथ ही मिला, ठीक है, हाँ, देखिए ऐसा है, ट्रस्ट टू ट्रस्ट जो है, क्योंकि देखिए एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को दिया तो सबसे पहले तो उसमें ही एक ये आ जाता है, आपने जैसे एक वर्ड यूज किया सीएसआर ने सीएसआर को दिया, तो वो जो सिमिलर एक्टिविटी वाला तो पहले तो यही आता है कि आप अगर दूसरे ट्रस्ट को देने जा रहे हैं तो आपकी एक्टिविटी जो प्राइम एक्टिविटी और उसके जिसको देने जा रहे हैं उन दोनों की एक्टिविटी मिलते जुलते होनी चाहिए,
ठीक है, तभी आप दे रहे हैं। तो सीएसआर को दे रहा है, इसके कारण से कुछ होगा क्या? 85% वाला लागू नहीं होगा क्या? नहीं, लगेगा 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 लगेगा, यस लगेगा। नहीं नहीं, वो सीएसआर वाला जो है, अगर आप इनकम में ही नहीं लेते हैं, एप्लीकेशन ही नहीं हुआ, तो बात खत्म हो गई। वो तो बात खत्म हो गई। ठीक है, मान लीजिए उस सीएसआर वर्ड को अगर हम हटा देते हैं, सीएसआर वर्ड को हटा देते हैं, एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को दे रहा है। ठीक है, अब जो है इसको देखिए, थोड़ा सा अगर हम इसको इस तरह से एनालाइज करें तो बात क्लियर हो जाएगी, पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। 100 रुपया मेरी इनकम है। ठीक है, अब ये ट्रस्ट से ट्रस्ट को कुछ नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, 100 रुपया मेरी इनकम है और 60 रुपया मैंने एप्लीकेशन किया। ठीक है, 60 रुपया मैंने एप्लीकेशन किया, इसमें वो ट्रस्ट टू ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि आई एम अलाउड टू, मैं कितना सेट अपार्ट कर सकता हूं? 15%। कितना रुपया? 15 रुपया करूंगा। बाकी जो 25 रुपया बच गया वो क्या करता हूं मैं? ऑप्शन एक्सरसाइज करता हूं 9A का। ठीक है, तो सो फार सो गुड, यहां तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या मान लीजिए 80 रुपया होता है या जो भी होता है, वट एवर इट इज। अब समझ लीजिए कि इसमें ये जो डोनेशन है, ये 60 रुपया का जो हुआ, मैंने, आई एम ए ट्रस्ट, मैंने दूसरे एक ट्रस्ट को दे दिया। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेशन शुरू हुआ। ठीक, तो कैलकुलेशन क्या शुरू हुआ समझिए। वो क्या बोलते हैं, 60 रुपया जो आपने डोनेशन दिया है, एप्लीकेशन हम आपका 60 नहीं मानेंगे। कितना मानेंगे साहब? 85% ऑफ 60, मतलब 51 रुपीज। तो 9 रुपया का फर्क हो गया। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे, भाई मैंने तो 60 रुपया दिया है, तो मेरे पास तो और नहीं है, तो वो जो 9 रुपया होगा वो कहाँ जा रहा है? इस बात को ठीक से समझनी है अपने को, और जब ये बात अगर समझ में आ जाएगी, उसके बाद मैटर क्लियर है। दो जगह है। एक तो वो क्या बोलता है कि आपका अगर 60 रुपया आपने दिया है, या फिर इसको इस तरह से कर लीजिए, हाँ, 1 मिनट रुकिए, उसको ऐसे कीजिए, 60 उसको मत दीजिए, आप उसको मैंने कुछ पोर्शन को दिया है और कुछ पोर्शन ट्रस्ट को दिया है, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए 15, हाँ, 100 रुपया का क्या 15% होता है? 15 रुपया होता है वो इनकम पे। ठीक है, चलिए 60 पे ही लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि 60 रुपया को, अब वो क्या बोलता है कि ये जो 60 रुपया है, आपको जो 15% 15 रुपया लेना था, वो बोलता है 100 रुपया से आप 60 रुपया घटाइए। आपने घटा दिया, 40 रुपया बचा, उसके ऊपर 6 रुपया जो है हम आपको एक्यूमुलेट करने देंगे, 15% ऑफ दैट। ठीक है, तो क्या हुआ, आप 15 रुपया ले पा रहे थे, अब आप कितना एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं? 6 रुपया एक्यूमुलेट। 9 रुपया यहां आया, ये जो वेरिएंस आया, और वो उस 9 रुपया को क्या करता है कि आपको शुरुआत में आपको कितने खर्च करने थे? 40 रुपए। 100 रुपया था अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी फर्दर एक्सपेंडेड, कितना था आपको? जो एप्लीकेशन कितना करना था? 40 रुपया और करना था। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ये जो 9 रुपया बचा था, वो 9 रुपया वहीं से घटा दे रहा है। मतलब आपको कोई लॉस नहीं दे रहा है, लेकिन वो 9 रुपया वहीं से घटा दे। तो ये जो आपका एप्लीकेशन जो हुआ, 51 रुपया आपको एक जगह बोला कि ये एप्लीकेशन हुआ, 9 रुपया क्या किया कि आपको जितना एप्लीकेशन करना है उससे ही घटा दिया, तो दोनों को जोड़ के आपका 60 रुपया चला गया। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या हुआ? फर्क सिर्फ इतना हुआ कि जो 15% आप एक्यूमुलेट कर पाते थे, इस केस में आप कितना एक्यूमुलेट कर रहे थे? 15 रुपया कर रहे थे एक्यूमुलेट। 15 रुपया एक्यूमुलेट करने की जगह आपको 6 रुपया ही एक्यूमुलेट करना है। 9 रुपया है ही नहीं आपके पास में, तो हाँ, ना आपको बैंक में भी रखना है, ना वो 11/5 का कुछ करना है, ना आपको कुछ करना है। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, ये कह दिया कि भाई आप जितनी इनकम वो करेंगे, तो 15, तो आपको अदरवाइज जो 15 रुपया मिला करता था, वो आपको 6 रुपया मिल रहा है। तो रिटर्न की इनकम में जिस समय हम रिटर्न फाइल करते हैं, अगर कोई कारण से वैसा बच गया है फिगर, तो उस फिगर को आप जो डिफरेंस फिगर जो, अगर कोई, ये तो मैंने बताया कि पूरा का पूरा पैसा आपने ट्रस्ट को ही दिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप दोनों मिक्स है, कुछ अमाउंट आपने अप्लाई ट्रस्ट को दिया है, कुछ अमाउंट आपने एक्चुअल में
अदर देन ट्रस्ट को दिया है, तो उस केस में भी अगर आपका कुछ बच गया तो वो अमाउंट जो है आप 9A या 10 जो भी है उस पोर्शन में ले जाएंगे। तो जब ये आप करके देखेंगे आप रिटर्न में जो है वो B5 या B9 है, वो एग्जैक्ट मेरे को अभी क्लॉज ध्यान नहीं है, उसमें रिटर्न में डाल के देखेंगे करके देखेंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। हाँ, उसमें लेकिन एक शायद मुझे जाके फिर एक बार रीचेक करना है। अगर इफ यू हैपन टू हैव एक्सपेंडेड मोर देन व्हाट इज योर इनकम, आपका 100 रुपया इनकम था और आपने 250 रुपया खर्च कर दिए, 150 रुपया एक्सेस खर्चा कर दिया, आपके पास पुराना फंड था, लोन वोन नहीं लिया आपको, वो सारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कर दिया है, तो उस केस में उसमें आपने कुछ दूसरे ट्रस्ट को भी दिया हुआ है इस 250 रुपये में, उस समय ये जो कैलकुलेशन आ रहा है ये खाली मुझे एक बार रीचेक करना है, जो कि आज में मैं कर नहीं पाया, कि वो जो है उसका वहां पर एक बार लगा था कि शायद वहां कोई एक नेगेटिव फिगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ATR7 में। अगर वो नेगेटिव फिगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको देख करके बात करके वहां ठीक करवाया जाए वैलिडेशन को, और अगर नहीं कर रहा है वो ठीक हो गया तो ठीक है ना। तो ये बात जो है अपनी, मेरे ख्याल से ये एक प्रश्न सभी के मन में ITR7 में एनकाउंटरिंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा एक काम करें, मैं तो मान लीजिए बोलता जाऊं, और किसी तरह का किसी का कोई पर्सनल माने कोई क्वेश्चन या ये हो, आप बताते जाइए। कॉर्पस फंड जो होता है, मतलब कॉर्पस में जो आपका मिलता है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन से वो बताते हैं, देते हैं कि भाई आपको इसी में खर्च करना है। तो कॉर्पस फंड इज नाइदर योर इनकम एंड दैट हैज टू बी एक्सपेंडेड फॉर दैट पर्पस ओनली, और वो जब आप खर्च करेंगे तो उसका जो एप्लीकेशन भी नहीं माना जाएगा। कॉर्पस फंड को आपको जो है जितना पैसा आपके पास रह गया उसका सेपरेट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, और हो सके तो कॉर्पस फंड को आपके जनरल फंड के बैंक में नहीं रख के अलग रख दें तो और ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। अ- अगर रख दें और अगर कोई कारण से नहीं रख पाए तो उसको उस तरह से अलग रखें ताकि उसमें से मतलब वो खिचड़ी होके नहीं रहे जहां तक, तो उससे क्या होगा आप उसको प्रूफ कर पाएंगे अकाउंट्स में। हाँ, तो वो आपका फिर वो जनरल पर्पस, मतलब कॉर्पस में कुछ ना कुछ कॉर्पस फंड में दिया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया आपकी जो एक्टिविटीज है या बिल्डिंग के लिए बोल दिया, बिल्डिंग के लिए, तो अब आपको फिर बिल्डिंग के लिए देना है, तो कॉर्पस फंड जो है आपकी इनकम भी नहीं होगी। कॉर्पस फंड नहीं, कॉर्पस अगर लिख रहा है तो फिर कॉर्पस फंड के लिए आया, तो जब आप उसको खर्च करेंगे नहीं, वो उसमें तो खर्च आपका इनकम भी नहीं होगी, खर्च भी नहीं होगा, उसमें तो 100 रुपए का 100 रुपया ही आपको खर्च करना है। लाइबिलिटी नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कॉर्पस फंड। अब इसके वो अकाउंट्स वगैरह जो रखने के उसके भी अलग है कि आपको जनरल फंड अलग रखने हैं, कॉर्पस फंड अलग रखने हैं, लोन्स वाले अगर हैं तो उसको भी एक आपको अलग करके, ताकि आपकी क्लैरिटी उसमें मेंटेन्ड हो। अगर उसको सबको जम्बल्ड अप करके रखेंगे तो डिपार्टमेंट को समझाने में आपको भी बड़ी परेशानी है। और 10B का फॉर्म्स देखा हुआ है आपका सर, कितने पेज का है 10B? 10BB तो छोटा है, ठीक है ना, अपने लगभग जो 5 करोड़ से नीचे अब तो 5 करोड़, और 10B जहाँ लागू पड़ गया तो वहां तो और काफी शेड्यूल्स हैं, ठीक है ना। कॉर्पस में आप ले लो, कुछ भी नहीं लिखा तो जनरल हो गया। अगर वो कॉर्पस लिख के देता है तब फिर एक अलग हो गया, खाली कॉर्पस लिख के दिया, देखिए ऐसे एक पर्पस लिखना चाहिए, लेकिन कॉर्पस लिखा तो फिर आप उसको वैसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि मेरा कॉर्पस का है, लेकिन उससे जो खर्च करेंगे वो एप्लीकेशन में नहीं आएगा आपका, उसके ऊपर आपको 15% भी नहीं मिलना है, वो भी कुछ नहीं मिलना है। वो तो आप पोस्टमैन है, आप इन्होंने दिया, आपने लिया और आपने उसको बांट दिया, ठीक है ना। हाँ, डेविए नहीं 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 सर, हाँ, यस यस यस, यू हैव रेज्ड ए वेरी वैलिड पॉइंट, यू हैव रेज्ड ए वेरी वैलिड पॉइंट। आपने अनजाने में एक दुखती रग पे हाथ रख दिया, अनजाने में इन द सेंस, देखिए ट्रस्ट जो है ये बहुत खतरनाक चीज है। ये जो है यू आर, आपका प्राइवेट ट्रस्ट है तो बात अलग है, वहां जो आप 30% टैक्स या पूरा टैक्स देके कर रहे हैं वो दो सर, वो उस पे हम चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं।
दिस आर पब्लिक फंड्स, माने डीम्ड टू बी पब्लिक फंड्स की मतलब इसमें जो है आप चाहे पर्सनली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो सब कुछ होता होगा, लेकिन वंस इट बिकम्स चैरिटेबल, इसके बाद में अगर इसके कोई भी फ्लॉ होते हैं, इसके रूल्स के रेगुलेशंस के ये सारे अगर फ्लॉ होते हैं, तो इवन इसका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आप अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न में रिटर्न फाइल करना छूट गया, सो दैट कैन आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर कैंसिलेशन। और एक बार अगर आपका कैंसिलेशन हो गया, ठीक है ना, तो इसके बाद में दे कैन गो अप टू, ठीक है ना, आपके जो एसेट का मार्केट वैल्यू लेकर के उसके 115 टीडी, आई एम टॉकिंग ऑफ दैट वन। वो जो एक एक्रीशन बोल करके एक शब्द आया था ना, दूसरा या तीसरा आया था, 115 टीडी, वो अप्लाई कर दिया तो आपसे सारा सब कुछ बटोर करके जो है, नहीं वो ट्रस्ट अलग हो जाएगा, बहुत बहुत समय लगेगा। हाँ, उसी पे कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद 80 जीजीसी का जो है 8 बज गई है, कोई प्रश्न है तो पूछिए। बहुत, हाँ, आईटीआर से रिलेटेड 6 या 7 का कुछ हो तो बोलिए। ये फंड है, फाइव फाइव, नहीं मैंने बताया ना, कुछ डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटीज, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइल, अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल क्योंकि देखिए वैलिडेशन रूल में या उसके रूल्स में जाके आप देख लीजिए, इफ यू आर एलिजिबल टू फाइल 7 तो आप 7 ही करेंगे, अदरवाइज यू कैन गो फॉर 5 इवन। 5 में देखिए, देख लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए इट विल डिपेंड फ्रॉम केस टू केस। ये ईमेल आईडी हम लोग शेयर कर देंगे, आप लोग जिनको रहे ना सबसे दे दीजिएगा, टाइम हो गया ना तो आप ही जाएंगे। लाइबिलिटी है, इनकम तो नहीं है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी नहीं। देखिए 10 BD का जो है कॉर्पस फंड का, उसमें कॉर्पस अलग से पूछता है, हाँ वो सब पूछता है, वो आपको दिखाना है, लेकिन इनकम होगा कि नहीं होगा दैट्स, डोनर को देना है ना, क्या मतलब है डोनर को तो बेनिफिट मिलना है ना। नहीं, वो आपका इनकम है या नहीं है, दैट्स एन अनदर इशू, वेदर दैट इज इनकम रिसिपिएंट का। हाँ, कॉर्पस का तो बता ही रहे हैं कि कॉर्पस का तो आपको एक अलग से उसमें करना है, ओपनिंग कॉर्पस कितना था, ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, आउट ऑफ दैट हाउ मच यू हैव एक्सपेंडेड, व्हाट इज द बैलेंस, उसको तो आपको सेपरेट लेना है। उसके तो बल्कि 10B या 10BB में उसके शेड्यूल भी है कि ओपनिंग इतना था, और वो 1/4/21 से आपको कैलकुलेट करना है। हाँ सर, आप मतलब उस तरह से, हाँ आईटीआर से रिलेटेड, हाँ आईटीआर से पूछिए, चलिए आईटीआर वाला पूछिए। लाइबिलिटी है उसका, वहाँ देखिए, वहाँ पर जो है ना आईटीआर 7 में सीएसआर का एप्लीकेशन के अलग से एक रो दिया हुआ है, अलग से एक रो दिया हुआ है, अलग से रो है। नहीं, एप्लीकेशन के लिए सीएसआर फंड जो है, अगर आप उसको कोई कारण से इनकम में ट्रीट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आपका उसका करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन में लेना है। अगर कोई कारण से इनकम में नहीं आप ले रहे हैं, नहीं अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपका जो है इट इज जस्ट लाइक कॉर्पस फंड, तो फिर आपको उसको जो है ना एप्लीकेशन में लेना है ना इनकम में लेना है। देन देन मतलब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस विल ऑल मैंने मेरे से, मैंने इस तरह से वो मैं नहीं कोई बता पाऊंगा, इट विल डिपेंड फ्रॉम केस टू केस। और एक केस में जो है एक ही ट्रस्ट के साथ में 2 आदमी ने आपको दिया, एक आदमी का हो सकता है इस कैटेगरी में जाए, दूसरे आदमी का, सो दैट विल डिपेंड। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये सब क्या होता है, वो जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना,
उसके जो accompanying डॉक्यूमेंट है, क्या इंटेंशन है, कैसे दिया, क्यों दिया, उसका एक लैंग्वेज, एक शब्द के कारण से भी हो सकता है दोनों का ट्रीटमेंट वेरिएंस हो जाए। जैसे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये जो अपने जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की बात करते हैं ना, इसके टैक्सेशन में, तो आपने देखा होगा इनके एग्रीमेंट में अगर कुछ कुछ वेरिएंस हो जाता है तो उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो टैक्स ट्रीटमेंट टोटली अलग अलग हो जाता है, वेदर इट विल बी बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सारा, तो इसीलिए वो सारा जो है मतलब इसका एक जनरलाइज आंसर जो है देना कि ये इसमें ऐसा हुआ तो ये हुआ, तो इससे क्या होगा, हम लोगों का कंसेप्शन कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ है, नहीं ये तो ऐसा बोले थे तो ये तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो सकता है वो ऐसा दो केस में, एक केस में ऐसा हो सकता है, तो इसलिए बिना कुछ देखे यू शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन, ठीक है ना, उस तरह से। हाँ बोलिए, अमलगमेंट हुआ। सुनिए, उसमें जो है एमलगमेशन, मर्जर, उसके लिए अलग सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, उसके लिए भी अगर डिस्कशन आप करेंगे तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उसमें चाहिए, क्योंकि देखिए पिसमिल में आप समझ नहीं पाएंगे, उसको अगर पूरी तरह से ठीक से समझेंगे समझ में हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब मर्जर और ये होते हैं अपॉइंटेड डे और ये सारा हाई कोर्ट का डिसीजन है, ये सब होकर के वो 2 साल बाद होता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता है, तो उसका जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस में रिटर्न्स जो है, वो जो रिटर्न्स जिस तरह से फाइल होते हैं उसके सारे प्रोसेस हैं, उसको थोड़ा-सा आप देखेंगे या थोड़ा-सा आप लोग की तो पीढ़ी गूगल करती है, देखिए, लेकिन गूगल में ये भी हो कि आपको सही कंटेंट मिले, ठीक है? ये भी है कि सही कंटेंट मिले, ठीक है? हाँ, Now I request all condolences. Thank you, Pawanji, for a very interactive and extensive discussion on the topic. So give a thunder of applause for Pawanji. Now I request our president to offer the memento and gift to Pawanji. and thank you all of you for bearing me for this. Very much important. Please share the video again. How the person has the benefit of. ये तो सबसे जरूरी है। ये सबसे कठिन काम तो यही है। थैंक यू। पूरा एक सिस्टम रहता है, 3 घंटा का, थोड़ा कंफर्टेबल होगा। हाँ